हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट के लेक्चर में हम आपको जो है मैक्सवेल ब्रिज पढ़ाएंगे। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज में दो ब्रिज होते हैं, एक मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है और एक मैक्सवेल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ब्रिज होता है। ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो होता है वो हमारा लो क्वालिटी के फैक्टर के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। और जो हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है वो मीडियम क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज किस क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर करता है, तो आप बताएंगे कि मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ठीक है, देखिए होता क्या है कि कुछ ब्रिज होते हैं हाई क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, जिसे हे ब्रिज के नाम से जानते हैं। कुछ ब्रिज होते हैं जो लो क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, जिसे एंडरसन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और जो मैक्सवेल ब्रिज होता है वो मीडियम क्वालिटी के क्वालिटी फैक्टर को क्या करता है, मेजर करता है। ज़्यादातर उसे किसमें यूज़ किया जाता है, मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो है होता क्या है। इस ब्रिज में अननोन इंडक्टेंस को एक वेरिएबल स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस के कंपेयर करके क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। मतलब इस ब्रिज में अननोन इंडक्टेंस को एक वेरिएबल स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस से कंपेयर करके क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ जानना आपके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। या लो क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दो पॉइंट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या है, चार भुजाएं हैं। यहाँ पर क्या है, ये वाला कॉइल है, ये वाली कॉइल है जिसको हमें क्या करना है, जिसके इंडक्टेंस को हमें क्या करना है, मेजर करना है। समझ में आया। और ये R2 और R4 हमारा जो रेजिस्टेंस लगा है, ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस है। ये दोनों क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, फिक्स रेजिस्टेंस है। ये वेरी नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जितना शुद्ध हो सके उतना शुद्ध हम रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या करें, यूज करें। ठीक है, यहाँ पर ये L3 क्या है, L3 हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड इंडक्टेंस है जो सेल्फ इंडक्टेंस है और एक वेरिएबल इंडक्टेंस है। समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इंडक्टेंस है। इसी से कंपेयर करके L1 के मान को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो R1 रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा एक कॉइल लगा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये जो हमारी कॉइल लगी है, जो इंडक्टर लगा है, जिसे इंडक्टर के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। इसे क्या, किसके नाम से जानते हैं, इंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारी कॉइल लगी है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। भाई कोई भी कॉइल अगर हम लेंगे, देखिए जैसे कोई भी कॉइल अगर हम लेंगे तो इसका कुछ न कुछ इसमें L का तो गुण होगा ही होगा, क्योंकि टर्न है। लेकिन इसके अलावा इसमें R की भी प्रॉपर्टी होगी ना। कोई भी कंडक्टर वायर है तो उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वही उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड हमारा है, ये जो स्टैंडर्ड इंडक्टेंस है जिससे कंपेयर करके हमें L1 के मान को ज्ञात करना है, ये R3 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ में आया। यहाँ पे लिखा गया है कि R2 और R4 फिक्स रेजिस्टेंस है, L1 क्या है, अननोन इंडक्टेंस है, L3 क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल इंडक्टेंस है, R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ L1 है, और R3 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ L3 है। समझ में आया। तो ये चार भुजाएं हैं, बीच में डिटेक्टर लगा है। डिटेक्टर में बैलेंस कंडीशन में करंट क्या होती है, जीरो होती है। ये जो डिटेक्टर है हमारा, टेलीफोन डिटेक्टर, समझ में आया। हेडफोन भी होता है, एक टेलीफोन डिटेक्टर होता है, हेडफोन होता है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होता है। ऐसे तमाम सारे डिटेक्टर हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है कि बैलेंस कंडीशन में, जब ये देखिए बैलेंस कंडीशन में कब आएगा, हम क्या करेंगे, L3 वेरिएबल इंडक्टेंस है, तो इसे हम चेंज करके ब्रिज को हम किस कंडीशन में लाते हैं, बैलेंस
बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। समझ में आया? बैलेंस कंडीशन में जब ब्रिज आ जाएगा तो ये डिटेक्टर जो है नल पोजीशन पे चला जाएगा इसका पॉइंटर, और करंट इसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया? तो एट बैलेंस कंडीशन, जब बैलेंस कंडीशन होगी तो आई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में जो 8 मिनट का लेक्चर बताया था, लेक्चर पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया भाई? अब तो एसी के केस में इम्पीडेंस होगा ना, मान लीजिए यहाँ पर Z1 इम्पीडेंस हुआ, यहाँ पर आपका क्या होगा, Z4 इम्पीडेंस हो गया, यहाँ पर आपका Z3 इम्पीडेंस हो गया, यहाँ पर आपका Z2 इम्पीडेंस हो गया। समझ में आया? क्योंकि AR2 है तो Z2 होगा, AR4 है तो Z4 होगा, AL3 है तो आपका Z3 होगा, ए आपका L1 R1 है तो क्या होगा, Z1 होगा। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि बैलेंस कंडीशन में, अब ध्यान से देखिए, जैसे बैलेंस कंडीशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नीचे लिखा गया था वही मैं फिर ऊपर लिख रहा हूं। तो अगर बैलेंस कंडीशन है, क्या है बैलेंस, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में आपका क्या है, Z1 Z4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, Z3 Z2 हो जाएगा। समझ में आया? अब Z1 का मान हमके क्या करना है, निकालना है, तो Z3 Z2 बटे आपका क्या हो जाएगा, Z4 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि Z1 बराबर Z3 Z2 बटे क्या हो जाएगा, Z4, Z1 बराबर Z2 Z3 बटे क्या हो जाएगा, Z4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस कंडीशन में पहले समीकरण को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इसे ऊपर वाला हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब Z1 बराबर Z2 अपान Z2 Z3 बटे क्या हो जाएगा, Z4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखिए Z1 का मान कितना है, Z1, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है, तो आपका Z1 बराबर हो जाएगा R1 प्लस J ओमेगा L1 हो जाएगा। J क्या है, अगर इसको आप हटाते हैं, जब J को हटा देंगे तो Z1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू L1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर J लगा करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब J हटा देंगे तो Z1 का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अगर Z3 का मान निकालेंगे तो Z3 बराबर आपका कितना आ जाएगा, R3 प्लस J ओमेगा इंटू L3 हो जाएगा। समझ में आया, ओमेगा इंटू L3। देखिए एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू क्या होता है, L होता है, तो ये तो रिएक्टेंस है ना, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अगर Z1 की बात करें तो Z1 बराबर आपका, Z1 तो हमने निकाल लिया है, और Z2 की बात करें तो कितना होगा, R2 होगा, R2 प्लस J इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं जुड़ा है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, Z4 की बात करें तो Z4 बराबर आपका R4 प्लस J इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इसमें भी नहीं जुड़ा है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड है। R2 और R4 क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपका R2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, R4 आ जाएगा। तो Z2 का मान R2 हो गया, Z4 का मान R4 हो गया, और Z3 का मान हमने इतना निकाला है, Z1 का मान हमने इतना निकाला है। तो जब ये मान हमने निकाल दिया है तो हम इसी में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जब पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए Z1 का मान हमने रखा R1 प्लस J ओमेगा इंटू L1। अब यहाँ पर हमने Z2 का मान रख दिया, कितना है, R2 हमने निकाला है। Z3 का मान हमने निकाला है R3 प्लस J ओमेगा इंटू L3 है, R4 है। ठीक है, Z4 का मान कितना है, R4। अब हमने कैलकुलेशन कर दिया, R4 का इसमें गुणा कर दिया, R2 का इसमें गुणा कर दिया, तो गुणा करने के बाद R4 R1 प्लस J R4 ओमेगा इंटू L1 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा करने पर ये मान इतना आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक रियल पार्ट आएगा, ये हमारा क्या है, रियल पार्ट, जिसमें J है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। वो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे और रियल पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है। ये दोनों हमारा क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहाँ पर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर निकालना चाहेंगे तो R1 बराबर आपका R2 R3 बटे क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। ठीक है,
तो हम रियल पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं, तो कितना है इमेजिनरी पार्ट, R4 ओमेगा इंटू L1, R4 ओमेगा इंटू L1, और यहाँ पर ओमेगा L3 क्या है, R2, L3 R2 है, ठीक है। तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, बचेगा क्या, R4 L1 इंटू L3 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर L1 का मान निकालना है ना, तो L1 का मान जब निकालेंगे तो L3 R2 बटे क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा कि L3 के मान को हम चेंज करके, L3 के मान को चेंज करके हम इंडक्टेंस को क्या कर सकते, ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाएंगे, और जब ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा तो L1 का मान कितना होगा ये हमें पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए R2 हमें पता ही रहेगा, R4 हमें पता ही रहेगा, L3 को हम वेरी करके ब्रिज को जैसे ही बैलेंस कंडीशन में लाएंगे उसी समय हमारा सेल्फ इंडक्टेंस मेजर हो जाएगा। तो L3 का मान भी हमें पता होगा ना कि हम कितना वेरी कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये हमारा L1 बराबर R2 बाई क्या है, R4 इंटू क्या है, L3 है। ये आपका बैलेंस देखिए यहाँ पर क्या है कि L1 बराबर आपका कितना आया, R2 बटे R4 इंटू आपका कितना आया, L3 आया। समझ में आया। तो क्या अब ये बताइए, क्या ये इक्वेशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, ये इक्वेशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन है, वैलेंस इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, वैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज को आप इस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो होता है लो क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्सवेल ब्रिज कैसा इंडक्टेंस मेजर करता है, तो आप बताएंगे कि मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। जब एग्जाम में क्या किया जाए, पूछा जाए, ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि इसके द्वारा हम मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि मीडियम क्वालिटी के कंडीशन में ही ये एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है।